बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 11 है, जो कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर, जिनमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नज़रिया, यानी कि ऑर्बिटल क्या चीज़ है, इसके बारे में समझेंगे, और ये कंसेप्ट कहाँ से आया उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये सीखेंगे ये ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है। तो हेज़नबर्ग का आपने लास्ट टाइम जो कॉलेज में लेक्चर पढ़ा था, उसके बारे में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से नामुमकिन है कि हम जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी एक ही टाइम पर मालूम कर सकें। ये नामुमकिन है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? हम पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पर क्यों नहीं मालूम कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। बोर के मॉडल में एटम इलेक्ट्रॉन की जो होती हैं स्पेसिफिक वेलोसिटीज होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी जो होती है वो फिक्स होती है, और इसके अलावा जो ऑर्बिट यानी कि जो डिस्टेंस होता है या पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो भी जो होती है वो मतलब है सर्टन होती है, यकीनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी और जो साथ में पोजीशन है, दोनों यकीन से मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक वक्त में मालूम नहीं कर सकते। एक वक्त में एक चीज़ मालूम हो सकती है सही तौर पर। तो बट दीज टू क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसकी ये दो क्वांटिटी जो वेलोसिटी हैं और जो पोजीशन जो कि ऑर्बिट के यानी शेल के रेडियाई से पता चलती है, तो ये पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो हम नहीं कर सकते एक्यूरेटली। इसकी वजह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह हरकत करता है। सो बोहर एटॉमिक मॉडल इज नॉट एक्यूरेट साइंटिफिक वर्क। इसके लिए बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक दुरुस्त साइंटिफिक काम नहीं है। ठीक है, एक ठीक काम नहीं है, साइंटिफिक साइंसी काम नहीं है ये वाला। ये अच्छा साइंटिफिक वर्क नहीं है इसमें, यानी कि जो बता रहा है कि एक्यूरेट से मालूम कर सकते हैं, एक्यूरेसी से जो चीज़ें, तो वो हम जानते हैं कि वो गैर यकीनी होती हैं। यानी पोजीशन और जो मोमेंटम है वो गैर यकीनी है, लेकिन बोर का एटॉमिक मॉडल कहता है कि दोनों हम यकीन से मालूम कर सकते हैं, इसलिए बोर का एटॉमिक मॉडल ठीक नहीं है। उसके बाद जो है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर दरियाफ्त होगी, तो एटम के जो वेव मैकेनिकल मॉडल पर काम किया गया। वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है एटम का, ये किसने काम किया? इस पर 3 साइंटिस्ट ने काम किया। वेव मैकेनिकल जो मॉडल था, उनमें 3 साइंटिस्ट जो हमारे पास हैं, उनमें श्रोडिंगर, हेज़नबर्ग और डायरैक। ठीक है, 3 जो साइंटिस्ट हैं उनमें श्रोडिंगर, हेज़नबर्ग और डायरैक। इन्होंने जो एटम के लिए वेव मैकेनिकल मॉडल पेश करने की कोशिश की। तो उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की, लेकिन जो बेहतरीन काम था वो श्रोडिंगर का था। SCHRODINGER, श्रोडिंगर। ही डिराइव्ड ए वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। उसने जो है हाइड्रोजन एटम के लिए वेव इक्वेशन डिराइव की। इस वेव इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया गया। ठीक है, इस वेव इक्वेशन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया गया। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से उसने बताया, श्रोडिंगर ने, कि जो एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की हम वो मालूम नहीं कर सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है ना, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह हरकत करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन हम वो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पोजीशन कैन बी फाउंड। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का एक ख़ास पोजीशन पर, एक ख़ास जगह पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, इम्कान होता है, वो हम मालूम कर सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी की जो टर्म है, इसका मतलब उर्दू में इम्कान ही होता है। आपने एक और वर्ड भी सुना होगा, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क होता है। प्रोबेबिलिटी जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, यानी इसमें आप मिकदार की बात करते हैं कि 10% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं, 30%, आप मिकदार बताते हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है इसमें मिकदार नहीं बताते, उसमें आप यस या नो, क्वालिटेटिव होती है पॉसिबिलिटी जो होती है। पॉसिबिलिटी में आप बताते हैं कि है या नहीं है, यस और नो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में आप चांसेस बताते हैं क्वांटिटी के जरिए, क्वांटिटेटिव होती है प्रोबेबिलिटी। इसमें बता 10% चांस होगा जी, इसमें 20% चांस, 50% चांस, 80% चांस, 90% चांस, यानी आप मिकदार बता रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी में।
तो आप इसमें जो है यहाँ पर श्रोडिंगर के मुताबिक आप एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते, अलबत्ता उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि आप मिकदार में बताएंगे 90% चांस है, इतने चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के एक खास जगह पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस गिव द शेप द ट्रू एन ऑर्बिटल। ये जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उससे ऑर्बिटल की शेप बन जाती है, वो ऑर्बिटल उनकी शक्ल में नजर आती है हमें। ठीक है, ये कैसे होती है? श्रोडिंगर, ये जो ऑर्बिटल क्या चीज होती है? ऑर्बिटल एक ग्राफ है। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज एन ग्राफ विच इज obtained from Schrodinger wave equation using Schrodinger wave equation। ठीक है, तो ऑर्बिटल एक ग्राफ है जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से जो है वो हासिल करते हैं। तो ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ते हैं। हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन, the volume of space around the nucleus in which there is 95% chances of finding an electron is called atomic orbital। ये ऑर्बिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 95% होता है, उसको हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 95% चांस बता रहा है वो, तो 95% क्वांटिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, यानी कि जब भी क्वांटिटी में बताएंगे चांसेस, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अगर यस या नो होता तो भाई पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, तो फिर पॉसिबिलिटी होती। तो ये प्रोबेबिलिटी है 95%। न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहाँ पे 95% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान होगा, उसको हम ऑर्बिटल कहेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का जो इम्कान है डिस्टेंस r पर, उसको हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट किया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी स्टेट होती है बट नॉट जीरो एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये लो एनर्जी स्टेट होती है, यानी कि इससे लो एनर्जी नहीं है, और लेकिन जीरो एनर्जी नहीं होती ये वाली। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर। तो जब ग्राउंड स्टेट में देखा गया कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाने का इम्कान ज़्यादा है, तो वो कितने फासले पर था? 0.053 नैनोमीटर। ये वही डिस्टेंस है जो आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेट किया था। फ़र्क क्या है? वहाँ पर वैल्यू एंगस्ट्रम में दी गई थी, यानी कि 0.529 एंगस्ट्रम, यहाँ नैनोमीटर में दी गई है, दोनों बराबर है वैल्यूज। एक और यहाँ पर चीज़ जो नई आपको देखने को मिलेगी वो ये है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान यहाँ पर 95% है इस फासले पर, यानी कि न्यूक्लियस से 0.053 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 95% है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब भी आ सकता है, ठीक है, और न्यूक्लियस से दूर भी जा सकता है, यानी कि इस फासले से फासला कम भी हो सकता है, न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस फासले से ज़्यादा फासले पर भी हो सकता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि इस फासले से कम या ज़्यादा फासले पर भी पाया जा सकता है, लेकिन पाए जाने का इम्कान इंतहाई कम होता है। ठीक है, इससे इस फासले पे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा फासले या इससे कम फासले पर पाए जाने का इम्कान तो होता है, लेकिन वो इम्कान इंतहाई कम होगा। ये जो ऑर्बिट की टर्म है, ऑर्बिटल की टर्म, सॉरी ऑर्बिट कह रहा हूँ, ऑर्बिटल की जो टर्म है ये मुख्तलिफ है ऑर्बिट से। ऑर्बिटल स्प्रेड ऑफ चार्ज अराउंड न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है। ऑर्बिटल जो है वो स्प्रेड ऑफ चार्ज है, चार्ज का फैलाव है, यानी नेगेटिव चार्ज का फैल जाना न्यूक्लियस के गिर्द इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, यानी जैसे बॉल होती है गोल स्फेरिकल होती है, इस तरह से जो है वो ऑर्बिटल भी होता है। लेकिन आपने पढ़ा था उसमें बोर के एटॉमिक मॉडल में कि शेल जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिटल हैं ये सर्कुलर नहीं होते, बल्कि ये बॉल की तरह होते हैं, टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल की तरह होते हैं, और ये स्फेरिकल होते हैं। ये जो स्प्रेड ऑफ चार्ज है जो ऑर्बिटल में होता है, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहा जाता है। ठीक है, इस चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी, ये आपके सामने देखें डायग्राम देखें, डायग्राम में हमारे पास दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये आपको जो डार्क जो है वो
पर्पल कलर का ये नज़र आ रही है जगह डार्क, ये डार्क जो सर्कल नज़र आ रहा है ये डार्क कलर का, ये डार्क सर्कल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 95% है और ये 1s ऑर्बिटल कहलाएगा। फिर आपको रेड कलर का सर्कल, ये देखिए रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, तो ये जो रेड कलर का सर्कल है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान 95% होगा और ये 2s ऑर्बिटल कहलाएगा। और ये जो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ये 1s ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप माल्टे को दरमियान में से आधा काटते हैं और काट कर जब आप देखते हैं तो आपको यानी कि आपको किनारे नज़र आते हैं, आप उसको सामने रख के देखें अपने तो आपको किनारे नज़र आएंगे, यहाँ पे से किनारे नज़र आएंगे ये इस तरह से। तो ये भी आपको, ये सफेरिकल होता है जैसे माल्टा होता है गोल, जैसे बॉल होती है गोल, उस तरह का होता है, लेकिन चूंकि ये अब आपको काट के दिखाया जा रहा है, हाफ ये आधा दिखाया, आपको किनारे नजर आएंगे इस तरह से, और ये जो पीछे जगह होगी ये दूर होगी, का पीछे वाली साइड पर होगी। ठीक है, ये दरमियान में जो जगह आपको नजर आ रही है इन दोनों, ये पर्पल जो सर्कल है और रेड सर्कल के दरमियान जो जगह नजर आ रही है ये जगह बैक साइड पर होगी, बैक। ठीक है, जैसे बॉल अगर काट ली जाए तो उसमें खाली हो बॉल, टेनिस बॉल जो होती है तो उसमें दरमियान वाला सा जो पीछे वाली साइड पर होता है और किनारे जो होते हैं आगे की तरफ होते हैं। तो ये जो अब कट आपको दिखाया जा रहा है 2s ऑर्बिटल का रेड कलर में, और ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाया जा रहा है 1s ऑर्बिटल का कट, दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये जो है प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिटल की। उसके बाद आ जाता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज बीन सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, इट गिव्स डिफरेंट सॉल्यूशन। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जिक्र पीछे हुआ था, जो श्रोडिंगर ने पेश की थी हाइड्रोजन एटम के लिए, उसको हाइड्रोजन एटम के लिए हल भी किया गया। अच्छा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी इस इक्वेशन को अगर हल करेंगे तो आपको जवाब भी इक्वेशन की शक्ल में मिलेगा, वो इक्वेशन सिंपल होगी अलबत्ता। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जब आप मैथ्स के स्टूडेंट को पता होगा, जब आप खासतौर पे सेकेंड ईयर में जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसको हल करने पर हमें एक नई इक्वेशन मिलती है, लेकिन वो इक्वेशन सिंपल होती है। तो उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हल किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए तो उससे मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो हमें इसके हल मिले। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, दे गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो क्वांटम नंबर जो हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर के वैल्यूज होंगी, कुछ नंबर होंगे, ठीक है, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को काबिल कबूल हल में बदल देती हैं। जब आप इन न्यूमेरिकल वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो क्वांटम नंबर नंबर्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करते हैं जब, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो हल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अगर आप मैं आपको समझाऊं इसको क्वांटम नंबर के बारे में आसान से लफ्जों में, तो क्वांटम नंबर जो है ये एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एटम में। अगर मैं आपसे पूछूं आपका एड्रेस क्या है तो आप अपना एड्रेस कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि मैं फ़लाँ शहर में रहता हूँ, शहर के फ़लाँ मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्ले की फ़लाँ गली में रहता हूँ और ये मेरा मकान नंबर है। आपने 4 चीज़ें बताई ना, ठीक है, शहर का नाम, फिर आपने मोहल्ले का नाम, फिर गली का नंबर, फिर उसने आपने अपने मकान का नंबर बताया, तो ये आपका एड्रेस है। इसी तरह से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एड्रेस क्वांटम नंबर से बताया जाता है। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एड्रेस बताते हैं। वो ये बताते हैं क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, यानी वो क्लॉकवाइज स्पिन से घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन से घूमेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर, कौन से शेल में, पहले शेल में, दूसरे शेल में, क्वांटम नंबर बता देते हैं। कौन से सब शेल में पाया जाता है, ठीक है, SPDF, तो क्वांटम नंबर बता देता है ये भी। और कौन से जो है वो ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो ये हमें पता चल जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और कौन से जो है उसकी स्पिन क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर में बताती है। तो ये हमें जो है वो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं एटम के अंदर। क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब द एटम इन इलेक्ट्रॉन, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। दीज आर दी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये शनाख्ती
नंबर होते हैं, अदद होते हैं और लेबल्स होते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए शनाख्ती नंबर होते हैं, ठीक है। शनाख्त बताते हैं कौन से शेल, कौन से सब शेल, कौन से ऑर्बिटल, कौन से स्पिन क्या होती है, ये बताते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर 4 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है? एन, स्मॉल एन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एस। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर है। इसमें स्पिन क्वांटम नंबर का कोई और भी सिंबल हो सकता है, कुछ बुक्स में चेंज भी हो सकता है ये सिंबल जो है, अलबत्ता नाम इनके यही हैं। यहाँ पर कुछ और भी नाम इनके हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या है? एन। जो बोर के एटॉमिक मॉडल में आपने जो शेल पढ़े थे, ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल पढ़े थे, यानी कि एन से ज़ाहिर किया था उनको, जिसको आपने एन से ज़ाहिर किया था, ये तमाम जो होते हैं इसमें जो एन है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। बोर के, ठीक है, बोर के मॉडल में आपने ऑर्बिट के जो नंबर, ऑर्बिट के लिए, शेल के लिए या एनर्जी लेवल के जो नंबर इस्तेमाल किए थे, पहले शेल के लिए 1, दूसरे शेल के लिए 2, तीसरे शेल के लिए 3, चौथे शेल के लिए जो 4, तो शेल के लिए जो नंबर इस्तेमाल किए थे और जिनको एन से ज़ाहिर किया गया था, तो श्रोडिंगर ने इस एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा। इट्स वैल्यूज आर नॉन ज़ीरो, इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होती हैं, यानी ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक मुकम्मल अदद होगा और वो पॉजिटिव अदद होगा, +1 +2 +3, यानी कि माइनस में नहीं हो सकता। एंड अप टू इन्फिनिटी, और जो आखिरी वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एन की जो वैल्यू, कीमत होती है, एन की कीमत वो हमें क्या बताती है? वैल्यू क्या बताती है कि शेल ऑर्बिट का नंबर क्या होगा और कौन से ऑर्बिट शेल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसके अलावा जो शेल के लिए, यानी जो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल, ये एक ही चीज़ है। ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल एक ही चीज़ है। इनके लिए लेटर नोटेशन भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हरूफ ताजी भी इस्तेमाल करते हैं। पहले शेल के लिए के, दूसरे शेल के लिए एल, तीसरे शेल के लिए एम, चौथे शेल को एन भी कहते हैं। ठीक है, पहले दूसरे शेल को नंबर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं आप, लेटर भी इस्तेमाल, हरूफ ताजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, के एल एम एन, और आल्सो यूज फॉर दी वेरियस शेल। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, इट इज़ के शेल। तो न, पहले शेल के लिए पहले शेल को के शेल भी कहा जाता है। व्हेन n इज इक्वल टू, इट इज़ कॉल्ड एल शेल एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरे शेल को एल शेल कहा जाता है। इट टेल, नंबर दूसरी क्या बताता है? इट टेल द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला कितना है। जो n है ये इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फासला बताता है। n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, n की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा। ठीक है, जब n 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब, जब n 5 के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा। इट टेल अबाउट द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, ये इलेक्ट्रॉनिक शेल के साइज के बारे में बताता है। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो शेल का साइज छोटा होगा, जब n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो शेल का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो जब n की वैल्यू कम तो शेल का साइज कम, n की वैल्यू ज़्यादा, शेल का साइज ज़्यादा। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ये हमें शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है। इट आल्सो टेल अबाउट द रिलेशनशिप और डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो भी हमें बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप बताता है कि डिस्टेंस और एनर्जी जो है उसके दरमियान क्या जो होता है रिलेशनशिप होता है, डिस्टेंस और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो इलेक्ट्रॉन करीब होगा तो ठीक है एनर्जी ज़्यादा, दूर होगा तो एनर्जी कम होगी। तो ये हमें बताता है, इसके बाद इसमें बताता है। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दूसरा क्वांटम नंबर एल है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर शोज दैट द स्पेक्ट्रल लाइन में फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 लाइन। ये हमने पढ़ा था बोर के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट में। जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर वाला स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं
तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो मजीद लाइन में टूट जाती हैं, आपको टूटी नज़र आती हैं, जिनको हम फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन का मजीद लाइन में टूट जाना, कंपोनेंट लाइन में टूट जाना, वो मल्टीपल या फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि हर शेल जैसा ऑर्बिट जो होता है वो तकसीम हो जाता है सब शेल के अंदर, यानी हर शेल सब शेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये काफ़ी नहीं है लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक मददगार क्वांटम नंबर चाहिए। वो कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से ज़ाहिर करते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है सबशेल को इन टर्म्स ऑफ शेप, यानी ये आपको सबशेल को जो है वो नुमाइंदगी करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर इस्तेमाल करेंगे। जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, सबशेल की शेप क्या होगी और सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तकसीम क्या होगी, किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो भी आपको बताएगा। जो वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 n-1। n-1 ये क्या मतलब है? इसको मैंने तलाश किया, ढूंढा भी, तो मुझे ये पता चला कि जो एल की वैल्यू होगी किसी किसी शेल में, जो सब शेल होंगे, ये सब शेल होंगे, तो सब शेल की जो वैल्यू होगी, यानी कि एल वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू से एक कम ही होगी, एन की वैल्यू से कम होगी वो, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती, कम से कम -1 के बराबर होगी। n-2 भी हो सकता है बाद औक़ात, लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, ये जो एल की वैल्यू होगी, जो भी 0 1 2 3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू से कम होगी, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखें इसमें, अगर आप बॉक्स की तरफ आएँ तो n-1 tell that this value of L is at least less by 1 than the value of n for a given orbital in a shell। तो एक शेल में जो प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर L, जो L होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। मिसाल के तौर पर 2p जो ऑर्बिटल है, 2p, ये 2p ऑर्बिटल तो नहीं, सब शेल है, सॉरी, 2p ये जो सब शेल है, 2p सब शेल, 2p सब शेल जो है उसके लिए n की वैल्यू, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, 2 नजर आ रहा है, लिखो, ये आपको n की वैल्यू बता, n की वैल्यू 2 है और जो l की वैल्यू वो 1 है। ठीक है, तो n की वैल्यू देखें 2, ये ज़्यादा है, और l की वैल्यू जो 1 है ये कम है, n/n-1। ठीक है, n में से एक माइनस कर तो l की वैल्यू आ गई। However, the value of n is less by 2 than the value of n in case of 2s orbital। तो ये ज़्यादा कम भी हो सकती है, l की वैल्यू ज़्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन कम से कम -1 तो ज़रूर होगी, ये आप ध्यान में रखें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एक ही शेल के लिए या एक ही इलेक्ट्रॉन के, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, ये आपने ध्यान में रखना है एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, इसकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू n पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती हैं। दीज वैल्यू शो डिफरेंट सबशेल्स रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। ये वैल्यूज हमें बताती हैं कि मुझे डिफरेंट सबशेल को हम लेटर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, एस पी डी एफ से ज़ाहिर कर सकते हैं। जो एस पी डी एफ कहाँ से लिए गए, ये लेटर जो हरूफ ताजी हैं, ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए स्पेक्ट्रम से लिए गए हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम से लिए गए हैं। एस का मतलब एस शार्प, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइन जो शार्प होती हैं उनके लिए जो एस, ये एस सबशेल, एस के टर्म इस्तेमाल की गई है, यानी एस सबशेल से जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है वो शार्प होती हैं। और पी जो है प्रिंसिपल से लिया गया है, ये पी जो है ये वाला, ये प्रिंसिपल से लिया गया है। प्रिंसिपल यानी बड़ी बड़ी सरबरा जो लाइनें होंगी। और डी जो है ये डी सबशेल, ये डिफ्यूज से लिया गया है। और जो एफ सबशेल है ये फंडामेंटल से, बुनियादी से लिया गया है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल टर्म है, दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ लाइन प्रेजेंट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ लाइन है
उनकी वजाहत करती हैं ये जो SPDF सब शेल हैं। ये स्पेक्ट्रल टर्म है ये वाली। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल। The value of azimuthal contour number always starts from 0। azimuthal contour number की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये नॉन जीरो, जैसे वो था नॉन जीरो नहीं होती। The value of L tell about the shape of subshell। The shape may be spherical, dumbbell or complicated। L की जो वैल्यू होती है वो सबशेल की शेप बताती है। शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, डम्बल भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। Value of L and the shape of subshell is given as follows। जो L की वैल्यू थी और सबशेल की शेप थी वो एज फॉलोज इस तरह से दी जाती है। L की वैल्यू शेप, ये हमारे पास दी हुई है डाटा। तो L की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो S सबशेल होगा, ठीक है। S सबशेल के लिए L की वैल्यू ज़ीरो होती है हमेशा, और इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी S सबशेल की। स्फेरिकल कैसी होती है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, टेनिस की बॉल होती है, तो बॉल जैसी होगी, ठीक है। बेंगल चूड़ी जैसी नहीं होगी। L इज इक्वल टू 1। P सबशेल के लिए, जो P सबशेल होता है उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है, और ये डम्बल शेप होती है। डम्बल शेप जो जिम में आप जाते हैं, जिम में बॉडी बिल्डर जो डम्बल उठाते हैं वो, ठीक है, मसल बनाने के लिए, तो वो डम्बल शेप होती है ये पी सबशेल जो होता है। ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे शेप जो होगी। डी सबशेल, डी उसके लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और ये कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, पेचीदा शेप होती है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे भी। जो एफ सबशेल है इसके लिए एल की वैल्यू 3 होती है, और ये भी कॉम्प्लिकेटेड शेप के हामिल होती हैं। इनकी भी पेचीदा किस्म की शेप होती है, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने बनाई हुई है शेप कुछ जो है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बुक में अलबत्ता नहीं दी हुई है एफ सबशेल की शेप, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने ऑर्बिटल की बनाई हुई है शेप। द वैल्यू ऑफ एल गिव द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबशेल। जो एल की वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है गिवन सबशेल के अंदर, ठीक है। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज 2 इंटू 2L प्लस N1। एल की वैल्यू हमें सबशेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बताती है, और उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 इंटू 2L प्लस 1। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप बता सकते हैं कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एल इसमें जो है एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये हमारे पास इस तरह से ये कैलकुलेट किया गया है। तो जब एल की वैल्यू 0, एस सबशेल के लिए आपको पता है, आप पढ़ लिया ऊपर आपने, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। ये जो ऊपर फार्मूला है इसमें पुट करें एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 0 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले आपने ऐड नहीं कर देना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 2 प्लस 1, ये 1 ही रहेगा। 1 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, और प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एस सबशेल में। इस तरह एल की वैल्यू 1 पी सबशेल के लिए पुट करें ऊपर इक्वेशन में, एल की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे पी सबशेल में। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, और एल इज इक्वल टू डी सबशेल। तो यहाँ पर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे देखें एल की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे एल की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा। तो डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब एफ सबशेल में देखते हैं, एफ सबशेल में एल की वैल्यू 3 होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी मल्टी प्लस 1 7, तो मल्टीप्लाई बाई 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, तो एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हम देखेंगे क्या रिलेशनशिप है एजीम्यूथल और प्रिंसिपल काउंटर नंबर में, ठीक है। प्रिंसिपल एन और एजीम्यूथल काउंटर नंबर में क्या रिलेशन होता है, मुतलक हम देखेंगे। मुतलक हम क्या है इसमें देखें, सबसे पहले वैल्यू ऑफ एन है, इधर लेफ्ट साइड पर फिर शेल है, फिर वैल्यू ऑफ एल, फिर सब शेल के बारे में, उसको पढ़ते या लिखते कैसे हैं। तो एन इज इक्वल टू 1, तो के शेल होगा ये वाला, पहले शेल को के शेल कहते हैं। के शेल में जो होगा सब शेल जो होता है वो एस सब शेल होता है सिर्फ, बस।
अच्छा, जो n की वैल्यू होगा ना, इतने ही सब शेल होंगे, आप याद रखें। जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल आपको देखने को मिलेंगे। n की वैल्यू 1 है तो सब शेल भी एक ही होगा। के शेल में एक ही सब शेल होगा, कौन सा? वो 1s। तो s सब शेल होगा, एक ही शेल होगा, सब शेल होगा। तो s सब शेल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसको लिखेंगे कैसे? 1s। जो 1 किसको ज़ाहिर करता है? शेल को। और s किसको ज़ाहिर करता है? सब शेल को। ये पहले शेल का सब शेल है 1s। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। ये दूसरा शेल, इसकी देखें दूसरा 2 है ना मेरे, तो सब शेल भी 2 होंगे इसके अंदर। ये शेल l शेल है, इसमें l की वैल्यू 0 भी होगी, l की वैल्यू 1 भी होगी। l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल होगा और ये 2s होगा। और l की वैल्यू जो 1 होगी तो p सब शेल होगा और ये 2p से पढ़ेंगे हम। ठीक है, 2 किसको ज़ाहिर करता है? शेल को। और p किसको ज़ाहिर करता है? सब शेल को। तो 2p सब शेल है ये वाला, ये पूरे का पूरा सब शेल है। ये दूसरे शेल का सब शेल है। n इज इक्वल टू 3, तो 3 सब शेल होंगे। m शेल है ये वाला, इसकी 3 सब शेल की वैल्यू क्या होगी? l इज इक्वल टू 0 1 2। 0 हो तो s सब शेल होगा, l वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगा, और l की वैल्यू 2 होगी तो d सब शेल होगा। इनको लिखेंगे कैसे? 3s 3p और 3d। ये तीसरे शेल के सब शेल हैं। ये तीनों जो हैं तीसरे शेल के सब शेल हैं। उसके बाद n इज इक्वल टू 4, ये n शेल है। इसमें जो है 4 सब शेल, देख n 4 है ना, n की वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल होंगे। l इज इक्वल टू 0 s सब शेल के लिए, l इज इक्वल टू 1 p सब शेल के लिए, l इज इक्वल टू 2 d सब शेल के लिए, l इज इक्वल टू 3 f सब शेल के लिए। लिखेंगे कैसे इनको? s सब शेल को 4s लिखेंगे, p सब शेल को 4p, d सब शेल को 4d और f सब शेल को 4f। वजह 4 क्यों लगाया? चौथे शेल के सब शेल हैं ये 4s और, ठीक है, ये 4s और 4p और 4d और 4 जो f है, ये जो हैं ये हमारे पास चौथे शेल के सब शेल हैं। ठीक है, चौथे शेल के 4f 4d 4p 4s, ये चौथे शेल के सब शेल हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंटेड बाय श्रोडिंगर। तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर ने पेश किया था वो हम पढ़ेंगे। ये ऑर्बिटल वाले टॉपिक में दिया हुआ है। यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है लिखेंगे आप, ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है। इसमें श्रोडिंगर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। डिफाइन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी जो है ऑर्बिटल वाले टॉपिक में दी हुई है। ठीक है, ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन दी हुई है, ये 2 लाइन, तो ये आप लिखेंगे ऑर्बिटल की डेफिनेशन। बुक में थोड़ी सी कम है, ये अराउंड द न्यूक्लियस वाला लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल के बारे में आप लिख लेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, फ़ायदा क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वो आपने बतानी है। ये हमारे पास उसकी जो है वो एन क्वांटम, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये जो आखिरी है ना 2 3 4, ये आप लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। जो आखिरी 3 है तो ये आप लिख लेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपने बताना है। तो ये आप लिखेंगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस, क्या फ़ायदा होता है। ये एक्सप्लेन करता है शेल के बारे में। बल्कि आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखें,
यहाँ से ये लिख लें, यहाँ पर ये इतना लिखें, 3 लाइनें ये वाली और 1 लाइन, बल्कि ये आप लिखें इसमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SPDF सबशेल्स। तो SPDF सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करें। तो ये आपके पास, ये आप लिखेंगे, ठीक है। SPDF में, S सेक्शन PDF में ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, तो ये आपने कैलकुलेट कर देनी है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ है यहाँ पर। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।